Good evening, everyone. Today we are going to discuss part 2 of chapter 18th, class 11th, body fluids and circulation. So, in the last class, we have taught about blood. The whole portion 18.1 we have covered all the parts of 18.1 including blood, plasma, formed elements, erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Also, blood grouping system we have done, and blood clotting also. That also we have done. Yes, today we have to discuss lymph and circulation pathways. Circulatory pathway that we call. Also the heart. Okay. So, let's start with the lymph. Those who don't know, here in these series, NCERT line by line series, we discuss each line of NCERT and understand its meaning in Hindi for the better understanding, because it's our main language for most of the people. So, let's get started. तो हमें पता है जब ब्लड पास करता है कैपिलरीज में से, टिश्यूज़ के बीच में कैपिलरीज होती हैं, जब उन कैपिलरीज में से ब्लड पास करता है तो कुछ वाटर अलोंग विद कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस उससे बाहर निकलते हैं और स्पेस में एंटर हो जाते हैं, जो कि दो सेल्स के बीच में होती हैं, जिससे काफ़ी सारे प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं ब्लड वेसल्स में वो रह जाते हैं. तो ये जो फ्लूइड है जब ये बाहर निकलता है तो हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, जो एक टिश्यू में से, लेट सपोज हमारे पास ये कोई टिश्यू है, इस टिश्यू में से जो भी ब्लड, या ब्लड बोलो या आप बोलो फ्लूइड जो कि रिलीज़ हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसकी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा जैसी ही है. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस ब्लड और बाकी सेल्स के बीच में इसी फ्लूइड की वजह से होता है. यानी जो मेन फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक इलेबोरेट नेटवर्क है वेसल्स का, जिसको हम लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जो कि इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और ड्रेन करता है मेजर वेन्स के अंदर. ये जो फ्लूइड है जिससे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, वो अगर एक ऑर्गन में ऐसे करके पहुंच गया तो उसको वेन्स के अंदर भी तो डालना है ना. वेन्स के अंदर नहीं जाएगा तो वो ऑल ओवर बॉडी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा. उसको डालने का जो काम है वो लिम्फेटिक सिस्टम करती है, या लिम्फ आप जिनको बोलते हो वो करते हैं. देखो, जो फ्लूइड है जो भी लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उनको हम लिम्फ बोलते हैं. और लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, प्लाज्मा की तरह. प्लाज्मा इज़ नॉट कलरलेस बट इट इज़ एक्चुअली, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉ कलर्ड है, इसीलिए हम उसको ऑलमोस्ट कलरलेस मानते हैं. लेकिन ल्यूकोसाइट्स हमारे कलरलेस होते हैं, जिसके अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए. लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट करियर है किसका, न्यूट्रिएंट का और हार्मोन्स का भी. फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फ के द्वारा इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स villi. You know what is villi? I will tell. Let's suppose ये आपकी इंटेस्टाइन है. इसके अंदर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं. लैक्टियल्स जो फैट्स हैं वो इस लिम्फ से ही एब्जॉर्ब किया जाता है. हम बोल सकते हैं कि फैट्स जो है वो लिम्फ लिक्विड है ना, यही एब्जॉर्ब करता है लैक्टियल्स जो प्रेजेंट हो गए. अगर आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, वैसे मेजर कोर्स से वो डिलीटेड है. चलिए, आई होप लिम्फ इज़ क्लियर. तो लिम्फ में हमने क्या पढ़ा,
कि देखो जैसे जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरीज में से, तो कुछ वाटर और कुछ स्मॉल मिनरल जो हैं वो बाकी स्पेसिस में जाके मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होता है, और उसको हमने लिम्फिक सिस्टम बोला, लिम्फेटिक सिस्टम बोला, और इसको हमने लिम्फ बोल दिया। हाँ, ओके, नाउ लेट्स मूव टू सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज में हम मेजर पोर्शन डिस्कस करेंगे, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है। लेकिन जो डबल सर्कुलेशन का और जो मेजरली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कंसेप्ट है, उसको हम स्पेशल डायग्राम बनाकर ही अंडरस्टैंड करेंगे। ये पूरा पोर्शन हम स्पेशल डायग्राम बना के SAN AVN पूरा, ठीक है। चलिए अब सर्कुलेटरी पाथवेज हम शुरू करते हैं। देखो सर्कुलेटरी पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ऑर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ब्लड जो है हार्ट पंप करता है और बाकी सारी ओपन वेसल्स या बॉडी कैविटी कॉल साइनसेस के अंदर वो चला जाता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल क्या हुआ, आर्थ्रोपॉड और मोलस्क। इसमें जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये आपका पूरा ऑर्गन है, बॉडी है उसकी। ये ऑर्गन ब्लड, ये हार्ट ऑर्गन ब्लड पंप करेगा और ये ऐसे ओपन स्पेसेस में चला जाएगा। इसी से बाकी सबको, स्टमक को, लिवर को, बाकी सबको ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, कैपिलरीज को, बाकी सब कैपिलरीज को, टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई ऐसे मिलेगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप सोचो, आपने ऑर्गेनिज्म सभी पढ़े हैं एनिमल किंगडम में, कभी ना कभी पढ़े होंगे, क्लास 9th में तो पढ़ा होगा एनिमल किंगडम। उसमें एनालीड्स और आर्थ्रोपॉड्स में आपने ये पढ़ा था, कॉर्डेट्स पढ़े थे आपने, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी हम में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो है वो पंप तो होता है हार्ट से, लेकिन वो हमेशा एक क्लोज नेटवर्क या ब्लड वेसल्स में पंप होता है। जैसे हमारे पास वेन्स हैं, पर्टिकुलरली आर्टरीज हैं, उसके बाद जो हमारा जो हार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में कैपिलरीज से ब्लड पंप करता है। इस पैटर्न को हम ज़्यादा एडवांटेजियस क्यों मानते हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट हो सकता है। फ्लो ऑफ ब्लड या फ्लो ऑफ फ्लूइड आप बोलो, ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट हो सकता है। आप देखो कहाँ ऐसा है और कहाँ ऐसा है। आप देखो ये हार्ट है, अलग सा ऑर्गन, हार्ट है, और ये आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है कैसे, यहाँ से एक वेसल जा रही है, इसी में ब्लड जा रहा है, यहाँ से एक जा रही है, इसी में ब्लड जा रहा है। तो ब्लड का लॉस भी कम हो जाएगा ना, वेस्ट नहीं होगा ब्लड, है, ब्लड वेस्ट नहीं होगा इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो आपको पता है सभी वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर हार्ट होता है। हार्ट मायोजेनिक है, यानी मस्कुलर है, उसमें कोई भी बोन नहीं है एज सच। फिशेस जो है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऐसे याद रख लो। ये आप 2 चैम्बर बनाते हो फिश का, थोड़ा और प्रिसाइजली बनाऊँ तो ऐसे होती है फिश। तो देखो 2 चैम्बर बन रहे हैं फिश के, तो मतलब 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, उसमें 3 चैम्बर्ड होता है। फ्रॉग आप कैसे बनाते हो, ऐसे ऐसे बॉडी आती है, साथ में पैर भी आते हैं, ऐसे बना लो।
बाहर से हम एक साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, 1 सेकेंड, एक साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, तो यानी 3 हो गया 3। तो फ्रॉग में 3 है, 2 आर्टरी और एक वेंट्रिकल, ठीक है। क्रोकोडाइल में जो है वो एक 4 चैम्बर्ड है, बर्ड्स में और मैमल्स में भी वो एक 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं, 2 एट्री और 2 वेंट्रिकल्स। फिशेस में जो हार्ट है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है, जो कि गिल्स बाद में ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट कर देती हैं, और बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स है उसमें सप्लाई कर देती हैं, जहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा हार्ट में आ जाता है, सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बार में हार्ट जाता है और वापस आ जाता है, ऐसे गोल गोल चक्कर काटता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट इसको मान लेते हैं, इसको राइट, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है, 2 एट्रियम है और ये तो वेंट्रिकल है। ऑक्सीनेटेड ब्लड ये रिसीव करेगा फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, और राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। हाउएवर वो बाद में मिक्स हो जाते हैं जब वो एक वेंट्रिकल में आएंगे, है ना, यस। और फिर ये मिक्स्ड ब्लड जो है, ये मिक्स ब्लड ही एज सच पंप होता है, जिसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब डबल सर्कुलेशन तो हो रही है, मतलब ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड अलग अलग ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि वो दोबारा ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, यानी वो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड जा तो मिक्सड ही रहा है, कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं इस पूरे प्रोसेस का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, है ना। जब मिक्सड ब्लड जाना था तो क्या ही फ़ायदा है, या तो होता कि डीऑक्सीनेटेड था उसको ऑक्सीनेटेड में करके भेजा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बर्ड्स, मैमल्स और हम में तो पता है हमें कि लेफ़्ट और राइट एट्रिया ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं, लेफ़्ट और राइट और रिस्पेक्टिवली, और ये पास कर देते हैं वेंट्रिकल में, सेम साइड्स को लेफ़्ट और राइट। जो वेंट्रिकल है वो पंप करती है विदाउट मिक्सिंग अप, यही तो फ़ायदा है, मिक्स हो जाएगा तो क्या ही सर्कुलेशन, फिर वो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज चलते हैं एट द सेम टाइम, इसीलिए साइमल्टेनियसली, मतलब एक के साथ साथ ही दूसरा शुरू हो जाता है, एक के ख़त्म होने से पहले ही दूसरा शुरू हो जाता है, बिल्कुल। और ये एनिमल्स जो हैं डबल सर्कुलेशन होती है। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमने डायग्राम बना करके पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे फिर ही हम इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है, जो आना था वो था हमारा कार्डियक साइकिल, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमने पहले अपलोड किया है इससे, उसमें थोड़ा वॉइस का इशू है, इसलिए मैं वो पोर्शन एक बार रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो हम रिवाइज़ करा देते हैं, नो इश्यूज़। चलिए अभी भी टाइम है तो रिवाइज़ कर लेते हैं, यस। तो पहले पोर्शन में, ब्लड वाले पोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि बाकी हमें पता है कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई फ्लूइड चाहिए जो कि हर जगह, हर कोने कोने में जाकर बॉडी के ट्रांसपोर्ट कर सके। ये आपकी बॉडी है, इसके हर एक कोने को चाहिए ना न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ब्लड, तो अगर इसको पहुंचाना है तब तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कोने कोने तक जाए, जैसे कि ब्लड और लिम्फ। ब्लड हमने आज पढ़ लिया और लिम्फ भी पढ़ लिया है। तो ब्लड है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा हमने पढ़ा कि नियरली 55% ऑफ द ब्लड है वो प्लाज्मा से बना है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा जो है वो वाटर है, और प्रोटीन 6 to 8% ही है, जिसमें प्रोटीन हमने ये पढ़े फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन जो है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ग्लोब्यूलिन जो है हमारा वो किस में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी।
डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। और एल्ब्यूमिन, बताइए एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। और ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। अब देखो प्लाज्मा में कुछ ये स्मॉल मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में, हमेशा खाली रहते हैं, मतलब बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होते ही होते हैं अलग से, ठीक है। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, और आरबीसीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बाइकनकेव, कैरम की गोटी जैसा, गोल और चपटा। तो हमने ये पढ़ा कि एक एवरेज ह्यूमन में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज होती हैं, और नियरली 45% ऑफ द ब्लड हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट का बना है, 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड कलर है, और 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। 120 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है वो कलरलेस होती हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेसोफिल, है ना, ग्रैन्युलोसाइट। देखो डब्ल्यूबीसीज को हमने डिवाइड किया था ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास आए थे न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल और बेसोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट में हमारे पास आए थे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी टी और बी लिम्फोसाइट अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से प्रेजेंट होते हैं? हमने कैसे किया था, जो एन है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 60 to 65%, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल। और इनका काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। और मोनोसाइट्स का भी यही काम होता है, दोनों का। मारना है इन्होंने किसको? जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे बॉडी के अंदर। बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस वाला है, सेरोटोनिन आपका और हेपरिन आपका, ये सारा क्या है? हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है बेसोफिल। बेसोफिल आपके 0.5 to 1 पर, मतलब सबसे कम, बेसोफिल सबसे कम। और फिर आता है आपके पास एजिनोफिल। एजिनोफिल 2 to 3% है। और एजिनोफिल्स का पता क्या लिखते हैं? ये यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी लिखा है, वहाँ पे एलर्जिक लिखा है, एलर्जिक रिएक्शन। तो आप ऑल इज फिल, ऑल इज इनोफिल, मतलब ऑल से ई, ऑल इज वेल होता है ना, ऑल इज, ऐसे याद करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, और प्लेटलेट्स तो हमने आगे पढ़ना है, आरबीसीज हमने पढ़ लिया है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, टी बी लिम्फोसाइट, यही लिखा है, एलर्जिक रिएक्शंस, लिम्फोसाइट्स 20 to 25%। प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हो? और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो, जो सेल फ्रेगमेंट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। मेगा कैरोसाइट्स जो हैं सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। और एवरेज ह्यूमन में 1,50,000 से 3,50,000, मतलब 1 से लेकर के 3 लाख आपके पास होने चाहिए। 1 लाख to 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप याद रखो तो। उसके बाद प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, एक्सेसिव लॉस बॉडी से बचाती है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें अगर आपके पास छोटा सा भी कट लग जाता है तो उससे इनफाइनाइट ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है, इतनी इनफाइनाइट ब्लीडिंग। उसके बाद हमने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ा। आई होप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आपको आता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसके बेसिस पे बना? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स। 2-3 नहीं, ए बी ओ है, बट ओ एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। अगर ए प्रेजेंट होगा तो उसको ए नाम दे देंगे, बी होगा तो उसको बी। आरबीसीज के सरफेस पे सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको ओ दे देंगे नाम, इसी के बेसिस पे। और इसी की तरीके से
आर एच एंटीजन भी होता है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आर एच पॉजिटिव, नहीं होगा तो आर एच नेगेटिव। ये मैंने पूरा ये कल पढ़ाया था, बट कोई वॉइस का इशू हो गया जिसकी वजह से आपको वो सुनाई नहीं दे रही है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इससे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो सकती है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है। इनकम्पैटिबल ब्लड आप जो पेशेंट को दे देते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन भी ये प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी होती है जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट, मतलब आपकी बॉडी किस चीज़ के अगेंस्ट बना रही है। तो अगर आपकी बॉडी का ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए के अगेंस्ट तो बनाएगी नहीं, वो तो एंटी बी बनाएगी। आई होप ये समझ आ रहा होगा, इस तरीके से पूरा टेबल लिखा है। और देखो, आप देख रहे होंगे कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो, मतलब कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ, जो ओ के अगेंस्ट जाता हो। तो एंटी ओ कहीं नहीं है, देखो एंटी ओ कहीं नहीं है। एंटी ओ नहीं है मतलब हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, कोई भी वो ब्लड चढ़ाया जा सकता है। रेसिपिएंट मतलब जो ब्लड आप, जो ऐसा ब्लड जो किसी को भी डोनेट कर सकता है, वो है ए बी ब्लड ग्रुप। ओ वाले तो सभी ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, है ना। ओ में जो दोनों का ब्लड ग्रुप है वो आपका ओ ही होना चाहिए। देखो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी, क्योंकि ए बी वाले ए को भी देते हैं, बी को भी दे देते हैं, ए बी को भी दे देते हैं ब्लड, ठीक है। आर एच ग्रुपिंग में हमने पढ़ा था कि ये भी सरफेस एंटीजन, नियरली 80% ऑफ पीपल में तो ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये रीसस मंकी से मिला है। आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि फीटस और मदर का केस, फादर मदर नहीं, फीटस और मदर का केस है, फीटस। देखो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन अगर मैं बताऊं आर एच ग्रुपिंग वाली, कि इसमें एक कंडीशन आती है कि अगर गलती से भी कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, अगर वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाता है तो वहाँ से एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है पॉजिटिव के खिलाफ, एंटी आर एच पॉजिटिव, एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अगर एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी तो बॉडी को बहुत नुकसान हो जाएगा। यही केस होता है आपका इस कंडीशन में, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसको ब्रेक करके पढ़िए। एरिथ्रो मतलब आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज ब्लास्ट करेंगी, रप्चर करेंगी, किसकी? फीटस की, फीटैलिस। मतलब फीटस की आरबीसीज ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं इस कंडीशन में, जब कोई, अगर लेडी डिलीवरी के टाइम पर उसका ब्लड ग्रुप कितना है, उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, नेगेटिव मान लेते हैं, और उसका जो बेबी है पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है मदर, और उसका जो बेबी है, फीटस है, वो पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के टाइम पर तो प्लेसेंटा से वो ब्लड बाहर आएगा और ब्लड कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से एंटी आर एच पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगी। और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, जब नेक्स्ट टाइम सेकंड बर्थ होगा, सेकंड चाइल्ड जब डिलीवर होगा, तो क्या होगा? सेकंड चाइल्ड जब डिलीवर होगा तो उस चाइल्ड को सिवियर एनीमिया और जॉन्डिस होगा, क्योंकि उसकी जो आरबीसीज हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड बहुत लो हो जाएगा, आरबीसीज का काउंट लो हो जाएगा, और उसको एनीमिया फेस करना पड़ेगा। आई होप ये कंडीशन आपको समझ आई हो। इस कंडीशन को आप ठीक कैसे कर सकते हैं? देखो, वैसे तो आपको चेक करना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन क्योंकि आपका फीटस का नहीं पता था, तो आप जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई उसके बाद, डिलीवरी के बाद ही आप मदर को एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगा दो, ताकि अगर आर एच एंटीबॉडीज़ बने, एंटी माइनस एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। कोagulation ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग क्या ज़रूरी, कितना ज़रूरी, ये ऊपर पूरा यहाँ पे ये मेंशन किया है। अब ये कन्वर्जन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ देखिए, ब्लड क्लॉटिंग होती है फाइब्रिन की वजह से, फाइब्रिन की वजह से, बट फाइब्रिन हमेशा एक्टिव नहीं होता। इसको इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से एक्टिव फाइब्रिन बनाने के लिए एक एंजाइम यहाँ काम आती है, जिसका नाम है थ्रोम्बिन।
मैं एक चीज़ बता दूं कि जो थ्रोम्बिन है ये खुद भी एक्टिव नहीं थी पहले, इसको भी एक्टिव करना पड़ता है। तो थ्रोम्बिन को कौन एक्टिव करता है यहाँ पे, जो एंजाइम इनएक्टिव थ्रोम्बिन, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये एक बहुत ही चेन ऑफ रिएक्शंस बना रही है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, कैस्केड ऑफ प्रोसेसेस। तो प्लेटलेट काउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेटलेट्स काउंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लॉटिंग के लिए, और साथ में आपका कैल्शियम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्टेन इंजरीज़ के टाइम पर फटाफट से कोगुलेशन के लिए कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि टिश्यू रिलीज़ करते हैं, टिश्यू। तो हमने कल के लेक्चर में ये पढ़ा था। आज हमने लिम्फ भी पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये पोर्शन पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि कल के लेक्चर में आवाज़ ही नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट में पूरा एक बार अच्छे से समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड every line of this NCRT, and if you are here till now, a very thank you from my study channel. And if you like this video, do subscribe if you haven't yet. Keep studying. Bye bye, take care, and also check the playlist in the playlist section, especially for bio. Bye bye.